सब्जियाँ, भाजियाँ और नित्य प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे पौधे लगाएँ और इसी को संयुक्त रूप से छत पे बागवानी का नाम दिया गया है और इसी को सिटी फार्मिंग कहा गया है। तो हम देखते हैं कि जैसे-जैसे आबादी बढ़ी है, वैसे-वैसे लोगों की आवश्यकता भी बढ़ी है और जहाँ तक हम देखते हैं आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो मुख्य रूप से हवा, पानी और भोजन, ये अ, दूषित भी हो गया है और शुद्ध रूप में नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या विकल्प हो सकता है और हम एक शहर जैसी जगह में रह कर के छोटे रूप में इनका त्वरित लाभ कैसे ले सकें या इनका उत्पादन कैसे ले सकें? अ, इस तरह से हम देखते हैं कि बागवानी शब्द जो है, उसका अर्थ ही होता है कि अ, जो पौधे हमारे आस-पास हो और हमारे लिए जो लाभदायक हो, हमारे सेहत के लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारे नित्य उपयोग के लिए जो भोज्य सामग्री या पेड़-पौधे, फल हैं, उनको अगर हम अपने आस-पास उगाएँ और वो बागवानी अगर छत पे हो, तो कितना सुंदर हो। अभी हमने देखा कि पिछली बार जो महामारी आई थी, तब हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और वहाँ हम देख रहे थे कि लोग कहीं तुलसी के पौधों के डिमांड आ रही थी, कहीं लोग चाह रहे थे कि हमको एक गिलोय मिल जाए या अनेकों जो जीवन रक्षक औषधियाँ हैं, वो आस-पास हो हमारे। तो इस तरह हम देखते हैं कि अ एक हर आदमी की जो है छत पे कोई न कोई छोटी-सी बगिया हो, छोटे-छोटे पेड़-पौधे हो, उसमें कोई औषधीय पौधा हो या रोज़मर्रा के जैसे धनिया हो गया, लहसुन हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया और ऐसे छोटे-छोटे पॉट या गमले में हम अपने दैनिक उपयोग की जो अ, आवश्यक रूप से अगर हम प्रतिदिन अगर लेना चाहें और ताज़ा लेना चाहें, तो इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए हम छत पे बागवानी कर सकते हैं और ये छत पे बागवानी का जो इतिहास है, वो वर्षों पुराना है। हम देखते हैं कि जब राजा महाराजे बड़े-बड़े महलों में रहते थे, तब भी वो सुंदर-सुंदर फूल, फल या जो शोभादार पौधे हैं, वो लगाया करते थे। तो ये परंपरा वर्षों पुरानी है और इसका काफ़ी बड़ा इतिहास है। अब हम देख रहे हैं कि शहर ही नहीं वरन हमारे गाँव भी अब बहुमंजिला मकान से सुशोभित हो रहे हैं और वो मकान में भी लोग अपने घर की शोभा के लिए कह लो या छत की शोभा के लिए कह लो कुछ प्लांट जो है वो लगाते हैं। उसमें खास करके फूल के पौधे होते हैं, शोभादार पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ हम मेन बात करेंगे अ जो नित्य उपयोग होने वाले औषधि पौधे और फल-सब्जियाँ। तो वहाँ हम देखते हैं कि हम छत पे बागवानी करें तो क्या पूर्व तैयारी होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखें कि भई हमारा घर जो है वो अगर खुले आसमान के नीचे है और पूरा छत हमारा खाली है तो उसका कैसा सदुपयोग किया जाए। तो हम देखते हैं कि अ, खेती करने के लिए मूल रूप से 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो होता है सबसे पहला पानी होता है, आपकी पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश अच्छा आना चाहिए और साथ ही उसकी सुरक्षा। तो हम पानी की बात करते हैं तो पानी अ प्रत्येक पौधे को रोज़ देना होता है छत पे और इतना भी पानी ना उपलब्ध नहीं होता है शहरों में कि हम आराम से उसको दे सकें। कई-कई बार ये होता है कि गर्मी के मौसम में भी पानी की बहुत किल्लत होती है और हमारे कीमती पौधे, जो ज़रूरी पौधे वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसका अच्छा विकल्प है कि हमने अपनी छत पे जो अनुभव किया है, जो हम पिछले अ, 10-15 सालों से जो कर रहे हैं, वो मैं अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबके घरों में अंतिम में एक टावर होता है सीढ़ी का और सीढ़ी के ऊपर हम एक पानी का ओवर टैंक रखते हैं या जो टैंक रखते हैं, तो उसका जब पानी सप्लाई होता है, तो तब हम एक कनेक्शन जो है पेड़-पौधों के लिए अगर देते हैं, तो हम सारे पौधों का जो ड्रिप सिस्टम से अगर कनेक्ट करते हैं, तो जब-जब हम पानी भरते हैं या मोटर को चालू करते हैं, टंकी भरते हैं, तो ये ड्रिप सिस्टम को हम कम वॉल्यूम में सेट करके बूँद-बूँद पद्धति से जब भी हम पानी चालू करते हैं, तो पानी पौधों का जो है ड्रिप इरिगेशन से पानी की सिंचाई का ये उपाय हो जाता है। दूसरा, हम पानी अगर बरसाती पानी आ रहा है हमारा और साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारे छत में जब बरसाती पानी आता है, पानी का रिसाव होता है, इसकी क्या तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि लगभग पहला सवाल जो आता है
कि अगर हम छत पे बागवानी कर रहे हैं, पेड़-पौधे लगा रहे हैं, तो कहीं हमारी छत तो नहीं खराब हो जाएगी या फिर पानी जमा तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की भ्रांतियाँ होती है और कहीं ये असमंजस की स्थिति में हम रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी छत का अगर ढलान एक दिशा में हो और सुरक्षित हो सके तो हम अपना पूरा ढलान जो है हमारे जो फ्रंट भाग है, जहाँ तक हमारा पानी का जो ढलान है हमारी घर के फ्रंट भाग में रहना चाहिए जिसमें कि अ, दाएँ-बाएँ या पीछे या कहीं भी जो है पानी का रिसाव ना हो और एक वन पॉइंट पे पूरा पानी का ढलान हो जिससे कि बरसाती पानी आए या अगर हम पेड़-पौधों को पानी डाल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से एक दिशा में एक निश्चित ढलान में आराम से पूरा ढलान के द्वारा पानी निकल जाए। तो इस तरह पानी की व्यवस्था करना चाहिए। अब दूसरी बात रह गई कि हम अगर लगातार सब्जियाँ उगा रहे हैं और पानी के संपर्क में पेड़-पौधे या गमले हम रहते हैं, तो उसका क्या उपाय उपाय कर सकते हैं? तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम अपनी छत जब बन जाती है, तो उसका पूरी तरह से वाटर प्रूफिंग बराबर करें और वाटर प्रूफिंग करने के पहले ये कोशिश करें कि वो साफ-सुथरा हो और पूरी तरह से जो पैराफिट होती है या दीवार होती है या कहना चाहिए पूरी फर्श होती है, उसको सर्वप्रथम हमको वाटर प्रूफिंग करना अनिवार्य रहता है, जिससे कि हमारी छत भी सुरक्षित रहे और पेड़-पौधे हमारे सुरक्षित और साफ-सुथरे नज़र आएँ। तीसरा जो सवाल आता है सुरक्षा का। जनरली हमने देखा है कि अ, स अ, गाँव ही नहीं अपितु शहरों में भी जो है बंदरों का काफ़ी प्रकोप रहता है। तो वो जो बंदर है कहीं न कहीं से हरे-भरे पेड़-पौधे या साग-सब्जियाँ देख कर के वो लालायित होते हैं और उधर आकर्षित होते हैं। तो यह सुरक्षा बहुत ज़रूरी पता चला कि हमने बहुत महँगे पौधे लगाया है, साग-सब्जियाँ लगाई है और हमारे जाने-अनजाने में वो पौधे जो है क्षतिग्रस्त हो जाए या ब जो है बंदरों को नुकसान कर ले। तो हम कोशिश करें कि हमारा जो पैराफिट बनता है उसमें जो कॉलम वाला हिस्सा है उसमें छोटे-छोटे एंगल दे करके और एक आरबीटी जो वायर होता है, आपने जनरली देखा होगा कि जो सुरक्षा की दृष्टि से थाने वगैरह में या जितने भी अ कमर्शियल एरिया में जो बाउंड्री वाल पे एक वाई शेप में स्पाइरल तरीके से जो आरबीटी वायर लगाया जाता है। तो वो काफ़ी सुरक्षित होता है क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं से भी अगर वो बंदर आने की कोशिश करे तो कतई वो अंदर आ ना सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम पैराफिट के से बंदरों की सेफ्टी और अन्य आस-पास के जो है जगह से हमारी अ, छत पे बागवानी की हम सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा है कि छत पे बागवानी करने के लिए क्या पूर्व तैयारी की जा सकती है? तो छत पे बागवानी के लिए पूर्व तैयारी में हम अ, अच्छी बीजों का चयन करें, अच्छी मिट्टी का चयन करें और जो हमारा पॉटिंग मटेरियल है या जो हम गमले में डालने वाली जो भी मटेरियल है, वो कैसे होना चाहिए? तो अब जब हम छत छत पे खेती की बात करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑलरेडी जब पूरे बिल्डिंग का ज़्यादा वज़न होता है और हम अतिरिक्त अगर प पौधे लगाते हैं या बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल कर के हम पौधे उगाते हैं, तो छत का हमारा वज़न जो है, वो वैसे भी बढ़ जाता है। तो इसका एक टेक्निकल पहलू है कि हम अ, किस तरह से पौधे लगाएँ, कहाँ लगाएँ, किस जगह पे लगाएँ और क्या स्थिति होना चाहिए, उसमें कितना वज़न होना चाहिए, उसमें क्या मटेरियल डालना चाहिए, मिट्टी का अनुपात कितना होना चाहिए, हम उस पे बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पूरे अगर छत का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि पूरे बिल्डिंग का छत जो है कॉलम और बीम पे खड़ा होता है। तो कॉलम और बीम वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला भाग होता है और ज़्यादा वज़न को अ, वहन करने वाला हिस्सा होता है। तो हम चयन करें कि जो भी हमारे भारी वज़न वाले या पैराफिट के आस-पास जो हमारा जो मजबूत भाग रहता है, किनारे में ऊँचे पौधे लगाएँ। बीच में जो है हमारा कॉलम बीम का जो वाला जो हिस्सा है, उनमें ज़्यादातर पौधों को हम रखें और हल्के वज़न वाले हम खाली जगह में अ जैसे पालक वगैरह के जो है छोटे-छोटे जो ट्रे होते हैं, उनको लगाएँ या अभी जो सिटी फार्मिंग में बड़े अच्छे-अच्छे मॉडल आए हैं, उसमें हम एक स्टीयरिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें एक सीढ़ी-नुमा हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम बहुत कम वज़न वाले गमले, पौधे और साइज़ के उस अनुसार उन पौधों का चयन करते हैं और गमलों का चयन करते हैं। फिर बात आती है कि हम अपने छत पे बागवानी के लिए क्या पूर्व तैयारी करें और उसमें जो प्लांटिंग मटेरियल है जिसको हम खाद बोलते हैं या मिट्टी बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? तो ज़्यादातर देखा गया है कि हमने गमला लिया और उसमें मिट्टी डाल दिया और
पौधा उगा लिया। तो जनरली क्या होता है कि पौधे को अ, मिट्टी पानी के अलावा भी हवा की भी ज़रूरत होती है। तो जो वातावरण में हवा है वो तो ज़रूरी है, लेकिन पौधों की जड़ों को ज़्यादा पानी की अलावा जो है हवा की आवश्यकता होती है। तो हम अ, ऐसी मिट्टी का प्रयोग करें या ऐसे प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ करें जो अ बहुत पोरस हो, मतलब ये है कि हवादार हो। जैसे कि हमने पानी डाला तो पता चला कि वो रिटेंशन ना हो जाए, रुके ना, आराम से निकल जाए। तो प्रत्येक हमारे जो गमले हैं या जो पॉट है या जो भी हम यूज़ करते हैं प्लांट लगाने के लिए, पॉलीथीन हो सकता है, पॉलीबैग हो सकते हैं और भी चीज़ें। तो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। मिट्टी जो है हमारी जंगल की साफ-सुथरा वाली होना चाहिए, या जो हम ज़्यादातर देखते हैं कि अ, बहुत ज़्यादा जो ह्यूमस वाली काली मिट्टी जो जंगलों की होती है या नदी किनारों की जो स्वच्छ रेतीली और ह्यूमस युक्त होती है, जिनमें पत्तियों का जो है खाद भी मिक्स होता है, ऐसी मिट्टी का यूज़ करें। कंपोस्ट खाद में सिर्फ़ गौ-माता का जो कंपोस्ट होता है, जो गौ-माता शुद्ध देशी गौ-माता का ही कंपोस्ट अगर यूज़ करें गोबर का, तो ज़्यादा बेटर है। फिर आता है कि हम पत्तियों का कंपोस्ट कैसे तैयार करें? तो हमारे घर में जो वेस्टेज सब्जियाँ हैं, उसको भी हम पत्ती कंपोस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारे पेड़-पौधों से जो पत्तियाँ या जो वेस्टेज निकलता है, उसको भी हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। फिर चौथी बात आती है कि इसको और हल्का करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो उसमें हम जो है पोहे मिल की राख या जो अ अ, हमारे घरों में जो चूल्हे से निकलती राख, उसका कुछ परसेंट यूज़ करें। अ, अभी आपने देखा होगा कि हम पॉटिंग मटेरियल में कोकोपीट का यूज़ करते हैं, तो कोकोपीट बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हो सकता है आपके यहाँ अगर उपलब्ध हो, तो कोकोपीट का और दूसरा विकल्प हो सकता है। हमारे यहाँ आस-पास में मिलें होती है जहाँ पर अ, लकड़ियों की चिरान होती है, जिसको आरा मिल बोलते हैं, वहाँ पर लकड़ियों का भूसा पर्याप्त मात्रा में होता है और काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो अगर हम कोकोपीट का विकल्प में अगर देखें तो लकड़ी के भूसे का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि अ, जो धान का छिलका होता है, जिसको हम भूसा बोलते हैं, हमारे बालाघाट ज़िले में बहुतायत में धान का उत्पादन होता है, और धान के उत्पादन के साथ में जब धान को पिसाया जाता है, जब चावल बनाया जाता है या पोहा बनाया जाता है, तो काफ़ी सारी मात्रा में छिलका निकलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। तो पूर्व तैयारी में हम अपनी जो मिट्टी है, पुराने गमलों की मिट्टी है, तो अगर उनको बरसात के पूर्व जून में अ, बहुत अच्छे से 10-15 दिन जो है सूर्य चिकित्सा के द्वारा या सूर्य ट्रीटमेंट, जो सूर्य किरणों का ट्रीटमेंट देकर के विसंक्रमित कर लेनी चाहिए, जिसमें जो पैथोजेनस है या जो कीटक है, वो पूरी तरह से मर जाए। दूसरे हमको एक डाउट रहता है कि हम जब भूसा यूज़ करेंगे या लकड़ी का बुरादा यूज़ करेंगे, तो कहीं इससे पौधे जल तो नहीं जाएँगे या खराब तो नहीं हो जाएँगे या फंगस तो नहीं लग जाएँगे। तो हम जब भी कोई खेती की बात करते हैं या पेड़-पौधों की बात करते हैं, तो उसमें जो मीडिया होना चाहिए, जो प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए, जो खाद होना चाहिए मिट्टी, वो पूरी तरह से विसंक्रमित होना चाहिए या पैथोजेनस से मुक्त होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे अच्छा करें कि हर सामग्री को पहले उपचारित कर लें या डिकम्पोज़ कर लें, या उसको जो है जितने भी हमारे रोगजनक कीटाणु हैं, उसको खत्म करने के लिए जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा हम इनको डिकम्पोज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा साधारण सा तरीका है कि हम जीवामृत से उसको डिकम्पोज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास वेस्ट डिकम्पोज़र अगर मिलता है तो उससे इससे कंप्लीट कर सकते हैं। या साधारण रूप से अगर हमारे घरों में अगर कोई दूसरी चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो हम अपने घर में जो सिटी कंपोस्ट बनाते हैं या जो भी हमारा बायोमास यूज़ करते हैं, उसको डिकम्पोज़ करने के लिए हमको जो है देसी छाछ जो गाय की होती है, वो पानी और थोड़ा-सा गुड़, अगर हम इसमें बीच-बीच में छिड़कते रहें, तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छा खाद हमारा महीने डेढ़ महीने में तैयार हो जाता है, और ये खाद पूरी तरह से जीवाणु से युक्त हो जाता है और रोग मुक्त होता है। ख़ास करके इसमें जो फफूंद जनित बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि भूसा भी जो है वो बहुत जटिल जो है उसका रूप होता है, वो आसानी से डिकम्पोज़ नहीं होता है। लेकिन हम उसको कोशिश करें कि पुराना भूसा लें, उसको डिकम्पोज़ करें और तब जाके यूज़ करें। तो हम जो प्लांटिंग मटेरियल है
और जो हमारा गमला है या पॉट है उसको जितना ज़्यादा हल्का हो सके वो चयन करना चाहिए। तो इसमें हम 30% मिट्टी, जिसमें कि मिट्टी हो सकती है हमारी बहुत नीचे में एक मिट्टी का तल होना चाहिए और सबसे लास्ट में एक मिट्टी का तल होना चाहिए और सबसे ऊपर जो हमारी ह्यूमस वाली जो मिट्टी है, जंगल वाली मिट्टी की एक परत होना चाहिए। बीच में बाकी आप कोयले का चूरा डाल सकते हैं, राख डाल सकते हैं, पत्तियों का कंपोस्ट डाल सकते हैं, घरेलू कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर खाद का कंपोस्ट डाल सकते हैं, भूसा डाल सकते हैं, बुरादा डाल सकते हैं। इस तरह देखते हैं कि जहाँ हमारा 30 किलो का वजन वाला जो गमला है उसको हम महज 5 किलो तक लेके आ सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत लाइट वेट में हम गार्डनिंग कर सकते हैं और छत पे पौधे लगा सकते हैं और इस तरह उनको इधर-उधर हटाने या केयर करने में हमको बहुत सहूलियत जाती है। तो ये सब सावधानी हमको बरतनी होती है। फिर बात आती है कि हम बीजों का चयन कैसे करें? तो अभी हम जब भी बीजों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान आता है कि भी हम मार्केट जाएँगे और मार्केट से सारे बीज लेके आ जाएँगे। तो अभी जो सबसे अभी पूरे संसार में जो बीजों की जो बात चल रही है, अब बीजों पे काफ़ी संकट आने वाला है और वो बीज हो सकते हैं देसी और उन देसी बीजों को बचाना भी एक जो छत पर बागवानी या जो बागवानी को पसंद करते हैं या जो प्रकृति को पसंद करते हैं या जो प्रकृति प्रेमी है, उनका एक शौक कह लो या धर्म कह लो, वो बीजों को बचाना हो गया है। तो हम मार्केट से लेके आ सकते हैं, कोई उसमें नहीं है, लेकिन वो सारे केमिकल ट्रीटेड होते हैं और हाइब्रिड होते हैं। तो हाइब्रिड बीजों का ही मतलब होता है कि वो आपको पहले साल प्रोडक्शन अच्छा देंगे, लेकिन उसके बाद आपका उसका बीज नहीं प्राप्त कर सकते। वो बीज नपुंसक होते हैं एक तरह से। तो अ, अगर आपको हाई यील्ड लेना है या कम समय में उत्पादन लेना है तो उसके लिए हाइब्रिड तो अच्छा है, लेकिन वो हमारे सेहत के लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं। तो कोशिश करें कि हम अपने छत पे बागवानी जब लगाएँ तो देसी बीजों का चयन करें और देसी बीजों का आसानी से हमारे गाँव में हमारे दादी-नानी, पिताजी या जो हमारे गाँव के किसान भाई हैं, उनसे हम देसी बीज का उपलब्ध होते हैं तो उनसे प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कई साथी जो शुद्ध देसी बीजों का विनिमय करते हैं। तो उन बीजों को हम विनिमय कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और बीजों के चयन के पहले हम जब भी बीज लाएँ, तो उसको एक बार सूर्य किरणों से या धूप में उपचारित कर लें। उसके बाद उसका संग्रहण कैसे करें, संरक्षण कैसे करें या लंबे समय तक कैसे रखें? तो उसके लिए बहुत साधारण सा उपाय है कि हमारे घरों में जो हल्दी होती है और जो हवन की राख होती है, हल्दी, हवन की राख और थोड़ा हींग। इसके पाउडर में हम बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं महीने, 2 महीने, 4 महीने और जब भी हमको इसका जर्मिनेशन करना है या जैसे उगाना है, तो फिर हम एक बार जो है गौमूत्र, दूध और थोड़ा-सा फिर वो अग्निहोत्र का पानी और गोबर के जो कंडे होते हैं काफ़ी साल पुराने, उसका भींगा हुआ जो पानी है, उसमें हम रात भर भीगने डाल दें और दूसरे दिन फिर उसको एक पोटली में या टिश्यू पेपर में आदि में बाँध करके उसको जर्मिनेशन के लिए 12 से 24 घंटे हम रख सकते हैं। तो और उसके बाद फिर सीधे हमको अ, अपने पॉट में या ट्रे में उसको जर्मिनेशन के लिए रखना चाहिए। तो हमने जो बड़ा आसान तरीका निकाला है वो है कि हम इसको पहले प्रो ट्रे में तैयार कर लें। तो होता ये है कि हमारा समय भी बच जाता है, हमारी पूर्व तैयारी में 1 महीने 15 दिन या सप्ताह भर में हमारा पौधा तैयार हो जाता है और वो पौधा जब तैयार होता है तो हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट आराम से कर सकते हैं। और अब इस तरह हम देखते हैं कि हम छोटे प्रो ट्रे से फिर बड़े गमले में या बड़ी जो है कंटेनर वगैरह में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि इनमें रोगों का कैसे रोकथाम करें या उनके लिए बढ़वार के लिए फर्टिलाइज़र कौन-सा यूज़ करें, कैसा उसका जर्मिनेशन हो या किस समय हमको इन पौधों का जर्मिनेशन करना चाहिए या बीज कब लगाना चाहिए। तो बीजों का जो उगाने का या बीज कब बोना चाहिए, उसका भी बड़ा वैदिक तरीका होता है। हम कोशिश करें कि हम पूरे महीने में जो पूनम वाले जो दिन होते हैं या पूर्णमासी के दिन अगर हम बीज का अंकुरण करना चाहे या बीज प्रक्रिया करना चाहे या बीज शोधन करना चाहे या जर्मिनेशन करना चाहे, वो बड़ा उत्तम होता है। यह शत प्रतिशत जो है सफल होता है और सारे बीज हमारे
रोग मुक्त होते हैं और सारे के सारे जो है अच्छी तरह से जर्मिनेशन उनका हो पाता है। और उसमें मुख्यतः हम समय देखते हैं कि या तो उस पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले हो सकता है या फिर पूर्णिमा के सप्ताह भर के अंदर-अंदर हम मतलब बाद में हम उनका जो है बीज लगा सकते हैं। तो अगर हम इस माह का अगर देखें मुहूर्त बीज का, तो अभी हमने पिछले जो गुरु पूर्णिमा जो थी हमारी 10 तारीख को हमने सारे बीजों का जर्मिनेशन किया और काफ़ी अच्छा हमारा जर्मिनेशन आया और 100% स्वस्थ पौधे हमारे जर्मिनेट हुए हैं। उसके बाद हमारा 12 तारीख जो हमारी बीत गई, 13 तारीख जो बीत गई, अभी 17 तारीख और 19 तारीख का मुहूर्त है, इसमें भी हम पौधों की नर्सरी लगा सकते हैं। फिर बात आती है कि हम इन पौधों का समय-समय पे देखभाल कैसे करें, उसमें खाद-पानी की कैसे व्यवस्था करें, वो रोग मुक्त कैसे हो और उसमें समय-समय पे कीट का प्रबंधन कैसे हो। तो जब हम मुहूर्त में पौधे लगाते हैं, तो उसका एक फ़ायदा होता है कि उसमें ना के बराबर कीटक का प्रवेश होता है। क्योंकि उस समय नक्षत्रों का या जो हमारा जो जैव विविधता का जो प्रभाव होता है, वह सकारात्मक मतलब पॉज़िटिव होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब हमारे पौधे ब छत पे होते हैं, हम बराबर उसका केयर करते हैं, तो समय-समय पे हम जीवामृत डालते रहें, जो देशी कंडे के पानी का हम उसमें स्प्रे करते रहें और साथ ही साथ कुछ जैव उर्वरक का भी प्रयोग हम कर सकते हैं और समय-समय पे अ, कीड़ों के आने के पहले हम जो है इनका छिड़काव करें, तो जो भी हम कीटनाशक दवाइयाँ हैं या जो रोकथाम के लिए हम स्प्रे करते हैं उनका मुख्यतः पूर्णमासी या अमावस्या के दिन ही जो है इनका स्प्रे करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी किसी का अगर सवाल हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं। जी, राउत सर। तो इस तरह हम देखते हैं हाँ, किसी का सवाल हो तो लिख सकते हैं। हाँ, बोलिए, बोलिए भैया। जी, जी। तो छत पे बागवानी उतना आसान भी नहीं है, बहुत मेहनत का और एक सब्र का जो है विषय है। लेकिन ये है कि हम रोज़ ताज़ी सब्जियाँ इसमें ले सकते हैं। हमने अभी अपने छतों में जो है जो जर्मिनेशन किया है उनका 100% जो है जर्मिनेशन हुआ है और स्वस्थ पौधे हैं। अभी हमने अपनी छत पे जो दैनिक उपयोग में जो धनिया होता है, मेथी होता है, लहसुन होता है, पालक होता है, मेथी होता है, ये सब सारे पौधे अब जब हमने लगाए हैं तो आराम से उनका जर्मिनेशन हुआ है और यहाँ छत पे हमने कुछ जो है मेडिसिनल पौधे भी लगाए हैं। वो मेडिसिनल पौधे तुलसी है, लेमन तुलसी है, जंगली तुलसी है और अश्वगंधा शतावर, सर्पगंधा, हल्दी, अदरक, ऐसे अनेकों जो है दैनिक उपयोग में आने वाली औषधि महत्व के जो पौधे हमने लगा के रखे हैं और अभी जो जर्मिनेशन होगा उसमें सारी वो सब्जियाँ जो हमको दैनिक उपयोग में काम में आती है, उनका हमने रोपण किया हुआ है और अभी हम जो है 15 दिन के अंदर-अंदर मतलब अगले पूर्णमासी को ये जो है पौधों को शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ मुख्य रूप से हमको पौधों का बढ़वार के लिए विशेष प्रक्रियाएँ जो होती है, वो होती है प्रूनिंग। तो प्रूनिंग के लिए विशेष हम लोग ध्यान रखें कि वो प्रूनिंग का दिन जो होना चाहिए विशेष रूप से पूर्णिमा के अलावा अमावस्या का दिन होना चाहिए। जब भी हम पौधों में बढ़वार के लिए या जो 3G कटिंग की बात करते हैं, वहाँ प्रूनिंग की बात करते हैं, तो अगर हम अमावस्या के दिन अगर प्रूनिंग करते हैं तो उसके अलग फ़ायदे मिलते हैं और पौधे की जो ऊर्जा है, वो कम क्षति होती है और इस तरह देखते हैं कि उसके अच्छे सकारात्मक जो है प्रभाव पौधे में देखने आते हैं और अच्छी बढ़वार होती है और अच्छी फल-फूलत उसमें आती है। और डॉक्टर। जी, बोले। हाँ, मैं कह रही थी आप थोड़ा सा पहले लाइव आपकी बागवानी दिखा सकते हैं? बिल्कुल। जी, थोड़ा सा लाइव दिखा दीजिए। जी। अभी हम अपने छत पे तीसरी माले पे हैं और हमने यहाँ पर अभी जस्ट छत हमारा तीसरी छत जो बनी हुई है, उस पे हमने अभी ये आप देख पा रहे होंगे कि हमने पैराफिट के बाद में एक जो है एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अभी कुछ हमारे बचे हुए बाँस थे, उनको हमने यूज़ किया लेकिन इनको हटा देंगे
और यहाँ पर लाइट वेट की जो जालियां होती है वो हम प्रयोग करेंगे और उसमें पूरा स्ट्रेंथ के लिए हल्के वजन के जीआई तार का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और जो मछली के जो रेशम के धागे की बनी हुई जाल होती है वो काफी जो है उस पे बिछा करके बेलों के लिए हम सुरक्षा के हिसाब से कह लो या उनके बढ़वार के लिए एक स्टेयरिंग हम तैयार करने वाले हैं। वो इस तरफ से देखेंगे कि हमने पौधों की नर्सरी के लिए एक शेड बनाया हुआ है और अभी पूर्व तैयारी में हम जो है देख रहे हैं कि हमने जो पूर्णमासी के दिन जिन पौधों को लगाए थे तो हमने यहाँ पर ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे ये 12 तरह के जो है अरहर के पौधे लगे हुए हैं। नीचे ये नीचे वाला बेड बेड किस तरह से बना दिया, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। ये अभी हमने पूर्व तैयारी के लिए प्रो ट्रे में डाला है जो है ना ट्रे जो होता है नर्सिंग पौधों के नर्सरी के लिए जो तैयारी करते हैं उसमें भी हमने मीडिया वही तैयार किया है। उसमें नीचे मिट्टी फिर कंपोस्ट फिर राख आदि और ऊपर से फिर मिट्टी और बीज डाल करके हमने जो जंगली मिट्टी होती है या नदी किनारे की जो कापन मिट्टी होती है वो डाला है। तो अभी आप देख रहे होंगे मात्र आज छठवां दिन है और छठवें दिन में आप देख रहे होंगे ये 2 ट्रेयों में हमारा 12 तरह की जो है अलग अलग वैरायटी की जो अरहर की नर्सरी लगी हुई है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ सब्जियों की हमने नर्सरी लगाई हुई है तो उसमें हमने लगभग 50 से 100 तरह की जो देसी सब्जियों के सब सारी नर्सरी लगाई हुई है। कुछ हमने ट्रे में लगाई है कुछ हमने ये छोटे से छोटे पॉली बैग वगैरह में इनमें लगाई है। आप देख पा रहे होंगे ये 12 तरह के मक्के जो बहुरंगी मक्के हैं उनकी हमने अभी नर्सरी लगाई हुई है। इस तरह देख रहे होंगे अलग अलग प्रजाति के अलग अलग जगह से हमने अनेक राज्यों से जो लेके आए हुए हैं ये पौधे इनकी नर्सरी अभी हमने तैयार की और उसके बाद हम इसको बड़े कंटेनर में या बड़े पात्र में शिफ्ट करेंगे। अब आप देख रहे हो कि हमने यहाँ धनिया भी लगाया हुआ है। ठीक यहाँ पर हमने 12 मासी लहसुन भी लगाई हुई है, मिर्च लगी हुई है और इस तरफ फिर देखेंगे आपने यहाँ हमने लहसुन लगाई हुई है, हमने यहाँ प्याज लगाई हुई है। यहाँ देख रहे होंगे हमने यहाँ लेमन ग्रास लगाई हुई है, कड़ी पत्ता लगाया हुआ है, मोरिंगा लगाया हुआ है, ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है, अदरक लगाया हुआ है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 महीने पहले जो हमने जो पौधे लगाए थे मोरिंगा के वो तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हमने 1 फीट की लंबाई वाली जो विलुप्त प्रजाति वाली देसी अ, मिर्च का पौधा लगाया हुआ है। फिर यहाँ हमने ये जो विशेष प्रकार का 35 से 40 किलो के वजन वाला कद्दू का बीज लगाया हुआ है और हमने लगभग 12 तरह के इसमें लौकियों की विभिन्न विभिन्न प्रजातियां जो देशी है उनके पौधे लगाए हुए हैं। और इस बार एक हम नया प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हमने देखिए होगा कि अभी हमने 3 दिन पहले जो हमने नर्सरी डाला होता है इसमें मूली और मेथी और साथ में पालक और ये लहसुन की नर्सरी लगाई हुई है। और अभी जो हमने अभिनव प्रयोग किया है वो हमने विलुप्त प्रजाति के जो देशी धान है जो औषधि महत्व के हैं सेहत के लिए अच्छे हैं ऐसे 120 तरह के धान की प्रजातियों को हमने थोड़ा थोड़ा जो संग्रहित करके अभी कम मात्रा में हमने लेके आए हैं, हम बढ़ाएंगे और अभी इसका और संरक्षण और संवर्धन करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें लगभग 60 वैरायटी के धान है और इसमें भी 60 वैरायटी तो ऐसे 120 प्रजाति के अलग अलग जो है धान के हमने नर्सरी लगाई है। तो कुछ तो हम यहाँ पर एक एक पौधे हम कुछ छोटे पॉट में लगाएंगे दर्शन के लिए या उसकी पहचान के लिए और बाकी हमारे गांव में जो है हमारी एक छोटा सा जो किचन गार्डन है जिसको बाड़ी बोलते हैं वहाँ बाड़ी में थोड़ी थोड़ी जगह में हम लगाएंगे। और इस तरह देखते हैं कि पूरा हमारा ये अभी पूर्व तैयारी चल रही है और यहाँ एक 1200 स्क्वायर फीट में हमारा 1000 स्क्वायर फीट में ये हमारा छत पे बागवानी का सिटी फार्मिंग का एक मॉडल हमने बनाने की कोशिश की है। अभी इसमें अभी और काम हम धीरे धीरे करते जाएंगे। यहाँ हम जो बात कर रहे थे कि ये जो छतों की बाउंड्री है इसके किनारे किनारे से हम जो ऊंचे और वजनदार जो पौधे हैं
जिसमें ज्यादा वजन है वो हम लगाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये 2 कॉलम के बीच में ये वाला जो भाग है, यहाँ पर हम ये एक रेक नुमा एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, तो हम उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हम पौधे लगा सकते हैं। फिर ये जो बीच का कॉलम के बीच का जो बीम वाला भाग है, इसमें अगर हम पौधे का स्ट्रक्चर रखते हैं तो हम ऊपर बेलें भी आराम से पहुंचा सकते हैं। और बीच की जगह जो हमारी खाली रहनी चाहिए, जिससे कि बहुत ज्यादा वजन ना हो और हमको अ, फसलों को तोड़ने के लिए, देखरेख करने के लिए, स्प्रे करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए पूरी जगह मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि अभी हमारा ये जो एरिया है वो 800 स्क्वायर फीट में आराम से हम खेती कर सकते हैं और अपने दैनिक उपयोग के लिए जो भी सब्जियां हैं आराम से ले सकते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा एक सिटी का मॉडल जो बना हुआ है, ये वाला हमारा जो भाग है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है। दक्षिण पूर्व भाग में हमने यहाँ सोलर का पैनल लगाना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सोलर के नीचे भी हम कुछ नर्सरी या कुछ पौधे भी हम लगा सकते हैं। तो हमारी छत के ऊपर जितने भी हम जगह देख रहे हैं, वो पूरी जगह हमारे लिए उपयोगी भी हो सकती है और हम उसमें दैनिक उपयोग की जो स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों का उत्पादन भी कर सकते हैं। जी। किसी का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं। जी बहुत अच्छा। और छत की अगर बागवानी हो जावे तो सबको ताजी सब्जी मिल जाएगी। और सर कितनी, जैसे सबसे अच्छी सब्जियां कौन सी निकल सकती हैं छत पे? जैसे बेल वाली अच्छी निकलेगी या जो छोटी जैसे बैंगन है, टमाटर है, वो निकलेगा? देखो, सब्जियां मैंने तो कोशिश किया है, मैं पिछले 15 सालों से, मतलब 15 साल के ऊपर हो गया है, मैं छत पे सब्जियों का अनुप्रयोग कर रहा हूँ और वो सफल रहा है। बस हमें ये समझ में आया कि हम पानी का निष्पादन सही करें और ज्यादा वेट वाले पौधे न लगाए। तो आप सारे पौधे लगा सकते हैं। हमने तो यहाँ अपने छत में अंगूर की बेल में भी फल लेके ले लिया है। जो ग्राफ्टेड वाले सेब के पौधे हैं उनको भी उगा के फल ले लिया है। तो हम अगर यहाँ पौधे लगा रहे हैं तो बेल वर्गीय भी सब्जी लगा सकते हैं और छोटे जो पालक मेथी जैसे भाजी वगैरह जैसे ले सकते हैं। तो उसका एक और तरीका हो सकता है कि हम अगर जो लंबे बेल वाले पौधे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि यहाँ जब देशी की बात आती है तो देशी में फल थोड़ा सा लेट लगता है। जैसे हमने हाइब्रिड का अगर लौकी लगाया है तो पता चला कि तीसरी चौथी पत्ती के बाद में उसमें फल फूल आने लगते हैं। तो हम हाइब्रिड लगा तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी इस बार हमने जो 12 प्रजाति की लौकियां लाए, उनको हमने कोशिश किया है कि अपने घर के सामने थोड़ा सा, अगर हम 3 फीट भी जगह में एक अगर थोड़ा सा खाद वाला पिट बना दे और वो बेले हमारे सारे ऊपर आकर के छत पे फिर वापस हम फैला दें, तो 40-50 फीट हमारा बेल बेल आएगी। और बेल आने के बाद में फिर हम अपने स्ट्रक्चर पे उसको फैला सकते हैं। तो आप मनचाहा 5-7 महीने 6 महीने लगातार उत्पादन ले सकते हैं और लगातार के अलावा भी बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। तो सब तरह के मॉडल बनाने की कोशिश किए हैं। निकट भविष्य में जब ये 6-7 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जब तैयार हो जाएगा तो हम लाइव आपका दर्शन करा सकते हैं। या हमारे जो प्रेमी जन है, प्रकृति प्रेमी है, उनके लिए हमारा जो है ये सब जी सर, हमेशा खुला हुआ है। बहुत अच्छा है। तो हम आपके यहाँ कभी फल खाने भी आएंगे। बिल्कुल, सभी तो सभी हम लोग अवश्य इंतजार है। पधारें। अब मैं अवश्य पधारें। आदरणीय डॉक्टर किशोर सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो धन्यवाद जी। मुख्य अतिथि जी ने जी जो डॉक्टर साहब। जो टेरेस गार्डन की बात की है, बहुत अच्छी है, प्रयास भी अच्छा है। आपने अलग अलग प्रकार की धान की प्रजाति और उसका एक अनूठा गार्डन बनाने का सोचा है, वो भी बहुत अच्छा प्रयास है। शरद जी ने जो सवाल पूछा था वो उसका आपने समाधान दे दिया। हर प्रकार के पौधे उगाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो 3-4 फीट से ऊपर ज्यादा बढ़ते नहीं, ऐसे ही पौधे लगाए तो अच्छा रहता है। हमारे 2-3 मित्रों के हमने हैंगिंग टेरेस गार्डन देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो वेल वाली सब्जियां है वो भी लगाई जा सकती है बॉर्डर बॉर्डर पे, या उसको थोड़ा सा एंगल करके अगर करा दिया जाए तो भी लगता है। मुख्य अतिथि जी, आपका पूरा कथन मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा प्रयास है। सिर्फ एक बात जो है उस संदर्भ में मैं बात करता हूँ। आपने जो बोला कि अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन नर्सरी बनाने का जो प्रावधान आपने बोला है कि यहाँ पे अच्छी होती है, यहाँ पे गलत होती है, मुझे लगता है ऐसा कोई डेटा नहीं है आज भी विज्ञान के पास। रिसर्च स्टेशन में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में, या किसान भी खुद, अगर बारिश आ गई तो 2 दिन 4 दिन
रोपाई करता है तो उसमें वो अमावस्या है कि पूर्णिमा है वो देखा नहीं जा सकता। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग में सीजन ही बदल गए हैं, तो जब बारिश आती है तभी ये किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यह जो बातें हैं जिसका डेटा नहीं है और जिस संदर्भ में किसानों के मन में भ्रांति निर्माण हो सकती है, ऐसा कथन यदि हम आपके जरिए अगर टाला जाता है तो वो अच्छा रहेगा। इस पे आपकी राय बताइए। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जो है शंका अपनी ज़ाहिर की और मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये हमने अपने निजी अनुभव हमने बताए हुए हैं, है ना? तो अगर हम देखा जाए तो पूरे साल भर पौधों का जर्मिनेशन किया जा सकता है और उसका भी जैविक जो है उपक्रम हमारे हाथ में है। अब उसमें जैविक का जो उत्प्रेरक है या जो हार्मोन तैयार करके हम पौधों का जर्मिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये तिथियों का जो महत्व हमने अगर जाना है, तो उसमें 100% जर्मिनेशन का हमने अनुभव किया है। और पूरे साल भर साइंटिफिक तरीके से या जैविक तरीके से भी अगर हम उत्पादन करना चाहें, तो जर्मिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन जो नक्षत्र का या मुहूर्त का जो महत्व है, उसमें जो है प्राकृतिक रूप से उसकी जो गुणवत्ता है या जो कह लीजिए जो उसका स्वाद है, उसमें काफ़ी फ़र्क देखने में मिलता है। और निश्चित ही आपकी बात से मैं सहमत हूँ और ये भ्रांति वाला विषय नहीं है, ये मैं अपने निजी अनुभव के आधार पे ये चीज़ साझा कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि किसी को ये गलत उसका मैसेज नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद जी। जी, बहुत अच्छा। और अब मैं सुनील जी को पहले बुलाता हूँ, फिर दिनेश सर जी को। सुनील जी का काफ़ी देर से हैंड रेज़ है। जी, आइए सर। जी, ओम जी। ओम जी, वंदे गौ मातरम सर जी। वंदे गौ मातरम। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करते हैं, इसमें उर्वरक प्रबंधन किस तरह किया जाए? जी, जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इसमें हम देखते हैं कि जब हम खेती की बात करते हैं तो सीधा हमारा ध्यान आता है कि हम कहीं से केमिकल फर्टिलाइज़र लाएँगे या जो रासायनिक जो है यूरिया, डीएपी वगैरह का प्रयोग करेंगे। तो हम अब जब छत पे खेती की बात कर रहे हैं और पारिवारिक सेहत के लिए जो हम सब्जियाँ उगा रहे हैं, तो वहाँ हमको फर्टिलाइज़र किस तरह से डालना होगा। तो जी, मैं मुख्य आपको रूप यहाँ से टोकना चाहूंगा। जैसे अब घर के लिए हम सब्जियां उगा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो इसमें आपके परिवार में इसका क्या लाभ मिला है और किस तरह का लाभ मिला है, ये भी बताने की कृपा करेंगे। इस बात का मैं अभी पहले जवाब दे देता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पिछले 10, 12, 15 साल से जो हम सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और हम अभी पारिवारिक रूप से यूज़ कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले और जितने हमारे संबंधी प्रेमीजन हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे परिवार में तो लगभग मैं ऐसा समझता हूँ कि बीमारियाँ का कहीं कुछ प्रकोप कह लो या बीमारियाँ मुझे समझ में नहीं आ रही है और यदा-कदा हुआ भी तो हम प्राकृतिक रूप से ही उसका उपचार करते हैं और साथ ही जिनको हमने ये भेंट किया सब्जियाँ, जिन्होंने उसका स्वाद चखा, वो उनका कहना है कि ये स्वाद में भी अच्छी है और सेहत में भी अच्छी, क्योंकि इनका जो हम शेल्फ लाइफ देखते हैं, जैसे हमने लौकी मान के चलो काट के रखी, तो सप्ताह भर हमारी लौकी रखी ही, उसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। अब आप जाके अगर कंपेयर करें तो मार्केट में उनकी शेल्फ लाइफ जो है बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सब्जियाँ हमारी सेहतमंद होती है और वो जो कहना चाहिए स्वाद और जो उसका जो गुण है वो उत्तम रहता है और ऐसा कह सकते हैं कि वो पंचमहाभूत से युक्त जो है हमारा फसल उत्पादन हो सकता है या फसल उत्पाद हो सकता है। तो काफ़ी ये जो छत पे बागवानी का फ़ायदा ये हुआ कि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है। और आपने जैविक उर्वरक प्रबंधन की बात की, तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी अब जो है बढ़ गई है और जो कृषि विज्ञान है वो पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से और बहुत साइंटिफिक तरीके से जैव उर्वरक का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ हम जो आसानी से उपलब्ध है, उन जैव उर्वरक की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है जीवामृत। तो जीवामृत बनाने की भी कई विधियाँ हैं, लेकिन हम पिछले 5 सालों से एक विशेष प्रकार का जीवामृत फसलों में उपयोग करते हैं। उसमें
एक वैकल्पिक रूप से पौधे की हर अवस्था में जो चाहिए रहता है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, एमिनो एसिड हो सकते हैं, या कीट रक्षक या जो व्याधि रक्षक जो है जीवाणु कह सकते हैं या माइक्रोब कह सकते हैं, वो सारा सब कुछ उसमें विकल्प में हमने देखा है। तो वो होती है जंगल की मिट्टी, और जंगल की मिट्टी का जो हमने जीवामृत तैयार किया है, वो उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि उनके परिणाम इतने सुंदर आए हैं कि हमको अगर देखा जाए तो और दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत शायद ही लगती है। तो हमने अभी जैसे बरसात का समय लगा है, तो अनेकों जगह से जहाँ से उपलब्ध हुआ, हमने जंगलों से, नदी, नालों के किनारे से, और उन पौधों के नीचे की मिट्टी जो पोषक तत्व से भरपूर होती है, जिनका औषधि महत्व ज़्यादा है, जो साल भर हरे-भरे रहते हैं, और उन पौधों में ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रभाव रहता है, और वो सूखा सहने की क्षमता होती है। तो ऐसे पौधों के या ऐसी जगह की मिट्टी का जो है हमने चयन किया, और वो गीली मिट्टी जो बरसात में पूरी तरह से जो सूक्ष्म पोषक तत्व कह लो या सूक्ष्म जीव कह लो, उनसे युक्त उन मिट्टियों को हमने लिया, उसका जीवामृत बनाया। और वो जीवामृत बनाने का तरीका बड़ा आसान है कि अगर हम 200 लीटर का अगर ड्रम लेते हैं, तो उसमें 200 लीटर मतलब पानी होना चाहिए लगभग, 5 किलो गुड़ होना चाहिए, 5 किलो कोई भी धान्य का आटा हो सकता है या अनाज का आटा हो सकता है, और मिक्स भी ले सकते हैं या सिंगल भी ले सकते हैं, और उसमें 20 किलो ये जंगल वाली मिट्टी का प्रमाण होना चाहिए, और यह लगभग 25 से 60 दिन के अंदर-अंदर ये पूरी तरह से, वैसे तो पूरी तरह से इसमें पूरे माइक्रोब्स आने में, ये सूक्ष्मजीव तैयार होने में, अनेक प्रजातियाँ तैयार होने में 90 दिन लग जाते हैं। लेकिन 25 दिन के बाद में अगर इसको हम उपयोग करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि पौधों की आवश्यकता के लिए नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व सबके लिए जो है उर्वरक के जो है सूक्ष्म जीव या जो है सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है, और वो जैविक जो उर्वरक का उसमें विकल्प भी तैयार हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा जीवामृत का मदर कल्चर हम जो है प्रति लीटर, मतलब अगर हम 10 लीटर का अगर कोई कंटेनर ले रहे हैं, तो उसमें 1 लीटर हम डाइल्यूशन लेकर के हम पौधे की हर अवस्था में यूज़ कर सकते हैं। हम इससे पौधों का सीड ट्रीटमेंट, मतलब बीज का शोधन कर सकते हैं, नर्सरी का प्रबंधन कर सकते हैं। समय-समय पे हम पौधों में ये इसका फर्टिलाइज़र के पूर्ति के लिए हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, बढ़वार के लिए उपयोग कर सकते हैं, कीटों के लिए, फंगस के लिए रोकथाम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसके बहुत शानदार परिणाम आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे जंगल में जो पौधे रहते हैं, वो बिना पानी के पूरे जो पूरी गर्मी कहना चाहिए, जो हाई टेम्परेचर में पूरे हरे-भरे रहते हैं, वहाँ के जो जीवाणु हैं, वो हमने अगर यहाँ लाके डेवलप किया है, उसको हमने जीवामृत में उसको बहुनित किया है, वो मिट्टी या वो जीवाणु हमारे पौधे और मिट्टी में जब एब्ज़ॉर्ब होते हैं, वो अपने आप हमारे वातावरण में, जैसे मान के चलो पौधे को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, वो नाइट्रोजन की होती है। तो नाइट्रोजन को संग्रहित करने वाले, उसको अवशोषित करने वाले, उसको रोक के रखने वाले या उसको बहुगुणित करने वाले जो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भरपूर मात्रा में हमारे ये सॉइल मीडिया में और हमारे पौधे के आस-पास वातावरण में डेवलप हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि वातावरण में जितनी नाइट्रोजन है, वो आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह हम नाइट्रोजन की भी पूर्ति कर लेते हैं, और हमने जो मिट्टी वहाँ से लाया, तो उसमें भरपूर मात्रा में उर्वरक कह लो या पोषक तत्व कह लो या जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनकी सबकी पूर्ति हो जाती है, और इस तरह हमको मार्केट से कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या अ, अन्य जो है उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह ये एक निरापद तरीका हमने जो है प्रयोग कर रहे हैं, और काफ़ी सफल रहा है, और इसमें आपका भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय दिनेश सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि दिनेश सर जी आइए। जी, जी आदरणीय, ये बड़ी अच्छा चर्चा रही है आदरणीय। आज मुख्य वक्ता जी जो बता रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए तो
जमीन नहीं है और जो छत में बागान या बागवानी करना चाहते हैं। मेरा प्रश्न तो ये था सर कि जैसे हम नक्षत्र और चंद्रमा के आधार पर आपने बताया, तो पुनः ये बता दीजिएगा कि ये असल में कितना ख्याल रखना पड़ता है और क्या ख्याल रखना पड़ता है ताकि हमारी पौधों की बढ़वार, हमारे कीट-पतंगों पे रोकथाम और हमें जो फसल मिले वो अच्छी मिले? देखो, ये अमावस्या के समय जो है, जितने भी पैथोजेनस है या जो कीट पतंग है, वो उनकी जो प्रजनन की जो है प्रक्रिया विशेष रूप से होती है और वो उसी समय पर अपनी प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और वो पौधों पे अटैक करते हैं। तो इस समय हम अगर पौधों में अगर कीटनाशक का उपयोग करें तो वो उनकी जो संतति है उनकी बढ़वार आसानी से रोकी जा सकती है। और जैसे हमने पूर्णिमा वाली बात किया, तो पूर्णिमा के समय पे हमारे नक्षत्रों का जो पूरा पूरा हम कहे यूनिवर्स के जो नक्षत्रों का जो प्रभाव धरती पे पड़ता है, या हम ज्वार भाटा के हिसाब से अगर देखें तो हमारे जो है वातावरण में या हमारे जो भूमंडल में है या हमारे वातावरण में अ, एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव होता है। और हम उस समय देखते हैं कि हमारे जो सूक्ष्म जीव है, जिसको माइक्रोबियल एक्टिविटीज बोलते हैं, वो उनका जो है अच्छा उपलब्धता होती है और वो अपने अच्छे प्रभाव भी डालते हैं। तो हम विशेष रूप से ध्यान रखें कि अ, अगर इन दिनों में हम जो है कीटनाशक वगैरह या स्प्रे वगैरह या कब पौधा को काटना है या कब प्रूनिंग करना है, कब फूल फूल पत्ती तोड़ना है या कब बीजों के लिए हम समय का चयन करना है, तो ये समय थोड़े से जो है फायदेमंद होते हैं। और ये अगर सार्थक है तो हमने इसका प्रयोग भी किया है, उसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। जी, जी, आदरणीय निश्चित ही क्योंकि मैंने भी कुछ किसानों के साथ ये प्रयोग किया, क्योंकि जो बायोडायनेमिक फार्मिंग है, वो पूरी तरह से कैलेंडर पर आधारित है। यहाँ तक कि बायोडायनेमिक में अगर खाद बनाई जाती है, तो उस पर भी पूर्णिमा और अमावस्या का ख्याल रखा जाता है। अगर ये नहीं किया जाता तो कहते हैं कि बायोडायनेमिक जो मैन्योर है, वो सफल नहीं हो पाता है, उतना प्रभावकारी नहीं हो पाता है। और इसके पीछे वैज्ञानिक भी बड़े अच्छे से कार्य कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में खासकर फ्रांस और जर्मनी में ये सफल प्रयोग हो रहे हैं। भारत में भी कुछ-कुछ जगह हो रहे हैं। और जो आपने बताया कि जो कीट-पतंगों का प्रभाव है, निश्चित ही ये भी बहुत ही सकारात्मक इस पद्धति से आगे मिल रहा है। और ये मैंने तो ये भी देखा, एक ही प्लॉट में एक पहले बोई बोई गई फसल और एक सही नक्षत्र पर या पूर्णिमा पर बोई गई जो फसल है, यानी चंद्र कैलेंडर के अनुसार बोई गई फसल में बड़ा अंतर रहा। जो पहले बोई गई थी और जो बाद में बोई गई थी, वही मैन्योर डाल करके, वही इरिगेशन करके, लेकिन बाद में बोई गई फसल ज़्यादा प्रभावकारी रही। ये बातें भी सामने आई हैं। वहीं कीट-पतंगों की बातें भी हैं। अब बात ये है कि वास्तव में हमने जो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ये रखा नहीं है और न ही इस पे प्रैक्टिकल करने की कोशिश की है साइंसदानों ने या वैज्ञानिक तबके ने। लेकिन अभी लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करी जा रही है, तो मैं समझता हूँ अभी अभी ग्लोबल वार्मिंग का अभी वो दौर है जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरा ये कि अगर इनका प्रभाव नहीं पड़ा है, तो हमारी पौधों की वृद्धि, खासकर जो रूट्स है और जो शूट्स है, जो पौधे के जो हरे हरे भाग हैं और जड़ वाले भाग हैं, उन पर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव देखा गया है। इस स्टडीज़ में ये भी सामने आया है और प्रैक्टिकली। तो जो आपकी ये मुहिम है वास्तव में सराहनीय भी है और अनुसरण करने योग्य भी है। और साथ में आज आपको जिन्होंने भी जोड़ा है, उनको भी धन्यवाद और आपका भी बहुत-बहुत आभार आदरणीय। बहुत अच्छा दिनेश सर जी। अब मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित। जी, धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता जी का अभिनंदन। बहुत सुंदर आपने आज अपने दिखाया भी, टेरेस गार्डन भी दिखाया। और मेरे इसमें कुछ कमेंट्स हैं। एक तो दिनेश जी ने वो बायोडायनेमिक पद्धति के बारे में बता ही दिया है, लेकिन हमारे एक साथी हैं सुजीत चक्रवर्ती, वो भी वैदिक कैलेंडर के ऊपर
कई बार अपने जैविक बीजों के ऊपर वो विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी इस सदन पर पहले भी उन्होंने चर्चा की है और उसका लाभ हमारे साथियों, किसानों, अन्य लोगों ने भी लिया है। तो ये पद्धति तो बहुत अच्छी है और इसको ही हमें करना चाहिए। मेरा इसमें ये मानना है कि जो 1-2 प्रश्न थे मेरे, वो प्रश्न ये है कि मैंने भी जब टेरेस गार्डन का भी शुरुआत की और मैंने ज़मीनी स्तर से पौधे लगा करके फर्स्ट माले तक वो बेल जब पहुँचाई, तो उसमें बेल तो पहुँची, लेकिन उसके साथ चींटियों का भी प्रकोप आया। और ऊपर वाले माले में भी जो टेरेस में पौधे लगे थे, बेल वाले पौधे विशेष रूप से, वहाँ पर भी चींटी का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप आया, यहाँ तक कि वो घर में भी घुसी। तो हमें फिर ये समझ में आया कि हमें ये खेती को ज़रा-सी अपने घर में और उससे ज़रा-सी दूर अगर रखा जाए और चींटियों को वहाँ पर नहीं आने दिया जाए, तो हमें फिर सही तरह से उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर एक अनावश्यक रूप से कठिनाई घर के लोगों को महसूस होती है और उनको अच्छा नहीं लगता है। साथ ही मैंने ये भी महसूस किया है कि अब जो आप जैसे ये धान और इस तरह की जो फसलें वहाँ पर उगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये फसल भी क्या आप फिर ट्रांसप्लांट करेंगे? क्योंकि मैं ट्रेज़ में देखा कि आपने ट्रे में धान के पौधे लगे हैं, तो आप उसको फिर ट्रांसप्लांट गमले में करेंगे या किस चीज़ में करेंगे? और कैसे उसका आप आगे देखते हैं कि उसकी कैसे ग्रोथ होगी और वो कैसे चल पाएगा? एक तो ये प्रश्न था, साथ ही जो आपने कहा कि आपने अंगूर वगैरह और इस तरह की बेल वाली फसलें, फल भी आपने वहाँ पर लिए हैं। तो ये जो है हर साल वो बेल तो वहीं पर रहेगी और वो हर साल आगे पुनर्जीवित हुई रहेगी, या हर साल उसको आप लगाएँगे और उसका उत्पादन लेंगे? इस बारे में ज़रा-सी आप करेंगे और मेरे 1-2 प्रश्न हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे संवाद करूँगा। जी, वो शायद लीव कर गए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर वो फिर से जुड़ेंगे, तो वो बात सुन लेंगे शायद। अम, तो इस तरह से मेरे अनुभव ये रहे और कुछ फसलों का मुझे बड़ा अच्छा उत्पादन भी मिला। जैसे कि मुझे करेले की फसल में बहुत अच्छा उत्पादन अनुभव किया मैंने कि उसका अच्छा उत्पादन हुआ। रोज़ खाने के लिए तो करेला हो ही जाता था और ज़रूरत हुई तो आस-पास को दे भी दिया। इसी तरह से जो और फसलें हैं जैसे शिमला मिर्च हमारी बहुत अच्छी हुई और लेकिन कुछ फसलों में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कि लौकी की फसल जो थी उसका नहीं रहा। उसके पौधे आए, उसमें फ्रूटिंग हुई, लेकिन वो शायद बीमारी की वजह से या शायद बीज शोधन उसका प्रॉपर नहीं हो पाया था, क्योंकि वो पौधे कहीं बाहर से आए थे। शायद सही समय पर नहीं भी लगे होंगे, तो उसका उत्पादन हमें नहीं मिल पाया। अगर मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। बेल वाली फसलों में केवल हमें करेले की फसल का बहुत अच्छा अनुभव रहा और उसकी जो फिर वो जाली बनाने का काम, क्योंकि पहले तो नहीं लगाई थी, लेकिन फिर वो बाद में जाली वगैरह बनाई टेम्परेरी और उससे भी वो बेलें आगे बढ़ पाईं और उसका उत्पादन हमें दे पाईं। तो बहुत कम जगह पर जो आज का विषय है, बहुत कम जगह पर हम निश्चित रूप से कुछ न कुछ फसलें जो होती हैं, उसको ज़रूर उत्पादन हम करें और अपने भोजन में कुछ ज़हर कम लाने का प्रयास करें। और तो ये कुछ अनुभव है, तो आज के मुख्य वक्ता शायद जुड़ गए हैं, तो मेरा अगर प्रश्न उनको आया है तो उसके बारे में वो टिप्पणी दे सकते हैं और फिर मैं एक आध चीज़ें और भी मैं पूछूँगा। जी, जी, बिक्रम जी। अभी शायद नहीं जुड़ पाए हैं। नहीं जुड़े। जी, 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 मैं ट्राई करती हूँ। जी, 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 कोई बात नहीं। तो ये जो फसलें हैं, यानी जो फसलें हैं, कुछ अनुभव मुझे भी रहे और कुछ हर्ब्स वगैरह तो हम ग्रो करते ही हैं, जैसे कि तुलसी है और बाकी एक मैंने वाह, वाह, वाह! गुलाब दिखा रहे हैं। शरद जी गुलाब दे रहे हैं, गुलाब 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 से स्वागत कर रहे हैं। योगाहार परिवार का गुलाब से स्वागत है, आपको बहुत-बहुत अभिनंदन।
तो हाँ, दूसरा जो आपने बात कही थी, आज के मुख्य वक्ता ने ये भी बात कही थी कि ये जो जंगल से मिट्टी लाने वाला, तो आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले डॉक्टर वीके सचान हमारे बीच में आए थे झांसी से। तो उन्होंने भी इसी प्रकार से ये जंगल की मिट्टी से जीवामृत बनाने की पद्धति पर बातचीत की थी। और निश्चित रूप से ये पद्धति बहुत कारगर है, क्योंकि मैं उनके ग्रुप से जुड़ा और मुझे ये पता लगा कि किस प्रकार से ये किसान आपस में एक दूसरे को जीवामृत दे रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं। गोबर गौमूत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल जीवाणुओं की आवश्यकता है और जीवाणुओं को भोजन देने की आवश्यकता है, और उसके लिए उचित माहौल बनाने की आवश्यकता है। तो उससे भी हम जितने भी हमारे जो है ना पोषक तत्व और जीवाणुओं की संख्या अगर हम बढ़ा लेते हैं अपनी जमीन में, तो उससे हमें निश्चित रूप से खेती में फायदा होगा। और यही जीवाणु जब हमारे शरीर में जाते हैं, भोजन के मात्र रूप में जाते हैं, तो मेरे अभी भाई साहब बता रहे थे, जो कि डॉक्टर भी हैं, कि हमारे पेट के अंदर वही जीवाणु जा करके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत अच्छी तरह से हमें तैयार कर लेता है। तो हमारा जो आहार का हाँ, हमारा जो आहार का जो वो है शुद्ध जैविक और माइक्रोब से भरा हमारा जो भोजन है, वही चीज हमें स्वस्थ रखती है। और यहाँ तक भी उन्होंने बताया कि अगर ऐसा अगर होता है तो कोई भी व्यक्ति 100 साल तक के जी सकता है, उसको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। बाकी अपना एक्सरसाइज वगैरह तो वो करते रहें, योग करते रहें, प्राणायाम करते रहें, लेकिन भोजन के ऊपर विशेष रूप से आपको ये जीवाणुओं का मदद लेनी है भोजन बनाने में भी, और भोजन का उपयोग करके अपने जीवन को चलाने में भी। तो अब मुख्य वक्ता जुड़ गए हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। कृपया वो भी अपनी बात कहें। अंदर मोठा होऊन असं जी, जुड़ पाए? नहीं जुड़ पाए, शायद नहीं जुड़ पाए। हाँ, जुड़ गए। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं। बताइए, बताइए। जी, जी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो शायद नेटवर्क की समस्या है, तो आप वीडियो को ना बंद कर दीजिए और केवल ऑडियो में बोलिएगा, तो आपकी आवाज सुनाई देगी। विक्रम का चौहान ये आप सुन पा रहे हैं मुझे अब? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो आपका जो अनुभव थे काफी मतलब सराहनीय थे और ज्ञानवर्धक थे। आपने कहा कि जी 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 25 पेपर आहेत सुन पा रहे हैं सब लोग? म्यूट कर दीजिए प्लीज मुन्नीलाल जी, और ये आलं कोण आलेलं असलं की कळतं। वैशाली जी, इनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी कर देता हूँ सर। जी चौहान जी, आप कंटिन्यू करिए। जी जी जैसा कि भाई जी ने कहा कि हमने अपना अनुभव में देखा कि चीजों का संक्रमण हुआ है ना, तो ये जैविक जो खेती होती है वो जीवों की खेती है। तो हमारे जैविक खेती में सबका समाधान होता है कि भी हमारे जो है सब्जियों में पेड़ पौधों में फसल में अगर कोई कीटक आता है तो उसको कीटक को खाने के लिए कोई दूसरे जीव की व्यवस्था ईश्वर ने की है। तो ये जो जितने भी रसचूसक कीड़े होते हैं उनको चूसने का या उनको खत्म करने का काम ये हमारे मित्र जीव है, वो जो खेतियां होती है वो करती है। डॉक्टर साहब, चौहान साहब, वीडियो बंद कर दीजिए आप। हाँ, आप बोलिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये चींटियों वाला जो है वो सही बोला आपने। और थोड़ा सा अगर घर से दूर हो तो ज्यादा अच्छा है, तो छत पे ज्यादा सुरक्षित है। फिर आपने कहा कि ये हमने जो विभिन्न प्रजातियों की जो धान लगाए हुए हैं, तो इन धानों का क्या आगे करना है। तो
हमारे लिए बड़ा कौतूहल है। और अभी हमारे यहाँ बालाघाट जिले में काफी किसान इस दिशा में काम कर रहे हैं, और अभी ये बीज हम लगातार संग्रहित भी कर रहे हैं और भी किसानों को बांट रहे हैं। तो अभी हमने जो थोड़े थोड़े मिल शायद नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ पे है। जी 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 दिनेश भैया, ऐसे ही लग रहा है। जी दिनेश भैया। हाँ, जी, जी। जो आदरणीय पवन सर ने अभी कुछ देर पहले बताया कि योगाहार में कई बार आए हैं आदरणीय सुरजीत चक्रवर्ती जी। तो मैं जो उदाहरण बता रहा था वो असल में उनका नाम जोड़ना भूल गया। योगाहार में सुनकर उनको सुन के ही जो हमने ऐसे कुछ प्रयोग देखे थे और उनसे पहली बार तभी मुलाकात हुई थी, वो देहरादून आए थे। और एक किसान के खेत में जब पहले से वही बीज बोए 2 तरह के बीज थे, एक मूली के, एक दूसरा बीज था, एक बीन्स था। तो वो एक लगभग 1 महीने पहले बीज जो बोए उन्होंने, उसी को आदरणीय चक्रवर्ती जी के आने पर सही मुहूर्त के साथ बोया गया। और बाद में चक्रवर्ती जी को मैंने ही उसका रिज़ल्ट बताया कि सर जो आपने बोए थे, इसकी बढ़वार इस तरह से है। और इसी तरह से ये तो मैदानी भाग में है और पहाड़ी भागों में भी कोई चक्राता से भी 1-2 बार जुड़े हैं वीरेंद्र पंवार, तो उनके घर पे भी हमने ये प्रयोग देखा था। तो फिर चक्रवर्ती जी ने कई बार ये भी बताया था, योगाहार में ही बताया कि जो बायोडायनेमिक है या जो चंद्र कैलेंडर है, ये हमारी वैदिक परंपरा से ही आगे डेवलप हुआ है। और इसका इतना सटीक यानी पल-पल की खबर वो कैलेंडर रखता है, तो निश्चित इसमें कोई भी विडंबना नहीं कह सकते या कोई भी डाउट नहीं है कि वो वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित और सिद्ध किया हुआ कैलेंडर है। और वास्तव में इस तरह की पैथीज़ को हमने बिसार दिया है क्योंकि हमने तो केमिकल्स की बौछार करके, पेस्टिसाइड की बौछार करके, हाई यील्ड वैराइटीज़ और हाइब्रिड्स का बहुत सारा उत्पादन करके हम उस परंपरा को भूल गए हैं। लेकिन अब जिन जगह से ये हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन उठा है, उसी जगह से अब हमारा जो वैदिक कैलेंडर भी फिर से आगे बढ़ रहा है। मैं यही जोड़ना चाह रहा था। धन्यवाद, प्रणाम। जी, बहुत अच्छा। अब मैं वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वर्मा जी आएँ। वर्मा जी, तीखड़ से। ओम सदन को सादर प्रणाम। और आज के मुख्य वक्ता को खूब सुना, बहुत अच्छे से उसका मनन किया और कुछ मेरे अपने अनुभव में शेयर करना चाह रहा था यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आज के जो योगाचार्य जी थे हमारे अशोक भाई जी, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरा बताने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ संतरे की खेती पहले बहुत ज्यादा होती थी और अभी काफी कम हो गई है। तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारे यहाँ पे सब लोग संतरे जो है अमावस्या के आसपास लगाते थे, 11 से लेके अमावस्या के बीच में पौधारोपण करते थे। और कुछ जो बगीचे पूर्णिमा के आसपास लगाए गए थे, उन बगीचों में और अमावस्या के पास जो लगाए गए उन बगीचों में क्या अंतर था कि जो पूर्णिमा के पास जो पौधे लगाए गए थे उसमें पेड़ बहुत बढ़ते थे, उनका आकार बहुत ज्यादा बढ़ता था, किंतु फल बहुत कम आते थे उनमें। और जो अमावस्या के पास जो फल लगाए जाते थे बगीचे, उनमें फलन ज्यादा होती थी बहुत। फिर हमने इसको अपनी थोड़ी बहुत घर के खाने की जो सब्जियां हैं, इन पे हमने जब इस प्रयोग को किया तो हमने देखा कि जिन फसलों में मतलब सब्जियों जैसे लौकी, भटा, टमाटर, मिर्च, यदि इनको हम 11 अमावस्या की 11 के आसपास लगाते हैं, 11 से लेकर अमावस्या तक काली कृष्ण पक्ष में, तो इनमें फल ज्यादा आते हैं। और पूर्णिमा के आसपास लगाते हैं तो कम आते हैं। ऐसे ही सब्जियां जो जैसे हम हरी सब्जियां पालक, मेथी और धनिया वगैरह को
पूर्णिमा के पास लगाते हैं, तो इनको तो हमको ज्यादा पत्तियां चाहिए, तो इनमें पत्तियां ज्यादा आती है। ये हमारा एक अनुभव था जो हमने यहाँ शेयर किया। दूसरा अनुभव एक और है कि हमने जो है जीवामृत पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब कम से कम 8 प्रकार के जीवामृत हमने बनाए हैं। अभी अपने बी के सचान साहब जो आए थे उनसे भी जुड़े हैं, और वन जीवामृत जो सर ने अभी बताया उसको भी बनाया हमने। पर अभी तक हमारा अनुभव जो है सबसे अच्छा वन जीवामृत और कुणप जल, इन दोनों के जो है लगभग समान मतलब रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी बात सर जो आज का मुख्य अतिथि से पूछना चाह रहा था मैं, कि उन्होंने बोला कि हमारे पास तुअर की बहुत सी वैरायटी है, कुछ दो मतलब तुअर की तो मैं 4-5 वैरायटी कुल मतलब जानते थे, 3-4 वैरायटी। सर के पास कुछ ज्यादा पौधे हैं कि उस विषय पे कुछ थोड़ा ज्ञान वर्धन करेंगे क्या? बस इतना ही पूछना। कहाँ संचालक महोदय यहाँ पे है ना? जी योगाहार से हैंड रेज है, तो हम होगा। जी 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 सदन को प्रणाम। और आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विक्रम चौहान जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जो उनके द्वारा जो इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही उच्च स्तर की जानकारी है। और मेरा निवेदन है सदन से, चूंकि वो तो शायद अभी नहीं दिख रहे हैं विक्रम जी, ये जो छत पर जो सब्जियां हैं, और सब्जियां वह सब्जी जो हमें आवश्यकता है प्रतिदिन उपयोग करने की, जैसे लहसुन और प्याज टाइप की जो सब्जियां होती हैं, जो पौधे हैं, ये तो जमीन के अंदर होते हैं, इनमें इतना केमिकल नहीं डाला जाता है, इनका प्रभाव नहीं दिखता है। जिस सब्जी पर जो हमें डेली उपयोग में आने वाली सब्जी हैं, जैसे भिंडी है, करेला है, तुरई है, लौकी है, और इन टमाटर हैं, इस प्रकार की जो जमीन के ऊपर वाली सब्जियां हैं, इन सब्जियों को हम छत पे उगाएं। कैसे उगाएं? और लगभग हमारी 8-10 प्रकार की ऐसी सब्जियों का हमें चयन करना चाहिए जिन सब्जियों का हम उपयोग कर सके, और रोज नई सब्जी तोड़ करके हम अपने घर में बनाएं। और वो कैसे सब्जी हो सकती है, कौन कौन सी सब्जी हो सकती हैं, इस प्रकार का हम जो है अगर छत पर बागवानी करने के लिए अगर हम प्रेरित करें, तो निश्चित हमारे भाई बहन जो बहनें वो जरूर छत पे सब्जियां लगाएंगी। और एक बार कैसे हमें कितनी मिट्टी और जो खाद है, हमें बोरी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बोरी बैग का भी, गमले का प्रयोग कर सकते हैं। या हमारे आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी जो ग्वालियर से हैं, उनकी छत पर भी देखा है कि वो जो है सीमेंट के भी गमले बना करके और उसकी क्यारी बना करके भी उन्होंने छत पर खेती की है। इस प्रकार की जो है कैसे, जैसे हमने अभी आदरणीय हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी ने भी बताया था, हम लोग मेहरा जी और हम लोग गए थे वहाँ छत पर। सर भैया ने देखा है कि छत पर उनके बेल और कुदलू वगैरह जो है उगाई गई थी, फतकुल उगाई गई थी, जो जाल लगा करके। तो इस प्रकार की और गैलरी में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन सब्जियां वो लगाएं जो सब्जी में सबसे ज्यादा किसान केमिकल जहर डालता है, वो सब्जी हमें जरूर उगाना चाहिए, ताकि हम उसका, यही तो बचाव करना है। सबसे ज्यादा प्रकोप अगर दुष्प्रभाव हो रहा है तो सब्जी का हो रहा है, अनाज का उतना नहीं हो रहा है जितना सब्जी का। तो सब्जी से बचाव के लिए हमें एक बार परिवार को ये दिशा देना है कि सब्जी हमारे घर की ही उपयोग हो, पहली बात। दूसरा, दूध का हम अगली बार चर्चा करेंगे, आज चूंकि 8 बज गया है, लेकिन सब्जी के बारे में हमें एक बार और विचार करना है। और सभी भाई बहनों को ये कैसे सरलता से, सहज भाव से हम सब्जी उगा सकते हैं, इस पर और मार्गदर्शन चाहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि जो भी भाई बहन इस प्रकार की सब्जी उगाए हुए हैं, वो जो लगाते हैं और जो लगाना चाहते हैं, इस पर जरूर ध्यान दें। जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी का हैंडल से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जी प्रणाम, सदन को प्रणाम। मैं तो बस अभी दूसरी जगह क्लास थी, तो मैं अभी 15 मिनट पहले जुड़ी हूँ। जो सब्जियों, छत पे सब्जी की बात हो रही है, तो मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव है कि
छत पर सभी प्रकार की सब्जियां जो ऊपर होती हैं वो सारी उगाई जा सकती हैं और खाद और इसका सब उपयोग करके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे। तो टमाटर लेके गोभी ब्रोकली तक मैंने उगाई भोपाल में जो हमारे छत के ऊपर। और जो ज्यादा वजन ना हो तो ये अपनी जो खाद की मिट्टी की जो बोरियां आती हैं, जो नायलॉन वाली बोरियां, उसमें मैंने गमले बनाए थे और उसमें सारी सब सब्जियां भाजी से लगा के, लौकी, कुंदरू, करेला। कुंदरू तो एक बार लगा दो तो बहुत चलता है, वो तो 2-2, 3-3 साल तक उसकी बेल चलती रहती है। और साथ में भाजियां सारी, और हरी धनिया, मिर्ची, मतलब टमाटर, सभी चीजें बहुत आसानी से छत पर केवल कर लिया था। तो बस यही मैं अनुभव बता दी आपको कि बहुत हम थोड़ी सी मेहनत लगती है और हम बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। बेलों वाली बेल भी लगा दें, जैसे लौकी, तोरई, गिलकी की बेलें जो कम जगह, नीचे जगह कम करती हैं, ऊपर बांस से या उससे छत से वो बनाकर उसके ऊपर आराम से फैल जाती हैं और बहुत स्वादिष्ट बनती है वो सब्जियां। इतना स्वाद रहता था उनमें कि जो हम मार्केट से लेके, तो आजकल सब सब्जियों में स्वाद रहा ही नहीं है, परंतु हम जो घर की अपने गार्डन में जो करते हैं उसमें ओरिजिनल स्वाद होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और अब समय की जो समापन की ओर है, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करें। समापन करिए आप तो। 8 के बाद आमंत्रित ना करें आदरणीय संचालक महोदय जी। जी सर, जैसा आदेश आपका। आदेश आ गया निवेदन है है कि हमारा, अब किसी को निवेदन है। ना बुलाएं और इस आदेश का पालन करते हुए आज का समापन करते हैं। आज अशोक भैया ने बहुत अच्छा योग कराया और बहुत अच्छा उन्होंने हनुमान